Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our first lecture of 8th class computer और जिसका टॉपिक है नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ वट एवर टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, मैं आपको उसका ब्रीफ सा आइडिया दे दिया करूँगा और ख़ुद से बताया करूँगा आसान अल्फाज के अंदर कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसके साथ साथ हम लोग प्रॉपर रीडिंग करेंगे तमाम चैप्टर की और उसके अंदर से जो बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, अगर कोई मुश्किल अल्फाज आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, उनको हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चंस मैं आपको लेक्चर के दौरान दिया करूंगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, ताकि आपको लेक्चर के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट हैं उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल दूंगा वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ सकें। इस तरह के सवाल हुआ करेंगे जो कि आपने नेक्स्ट डे मुझे सेंड करने होंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम डिटेल्स मौजूद होंगी कि इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा जा रहा है, क्या क्या कॉन्सेप्ट देखे जा रहे हैं। उसके अलावा क्वेश्चंस भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होंगे जो कि इस लेक्चर के दौरान मैं आप लोगों से पूछूंगा। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होंगे, वहाँ से आप उस लिंक के थ्रू लेक्चर्स को एक्सेस कर सकेंगे। और इसके अलावा 8th कंप्यूटर के नाम से प्लेलिस्ट को भी आप लोग एक्सेस कर सकेंगे और उसमें से उसके अंदर तमाम लेक्चर्स जो 8th कंप्यूटर के होंगे वो मौजूद होंगे, जो कि आप कभी भी कहीं भी किसी भी मोबाइल फ़ोन से इस चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकेंगे। इसके अलावा आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं लेक्चर्स को और ऑफलाइन भी ये लेक्चर्स ले सकते हैं। ऑलराइट जी, आगे चलते हैं, अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ नेटवर्क। तो नेटवर्क के अंदर जो पहला लफ्ज़ है नेट, इसका मतलब होता है जाल, जिसके अंदर हर धागा और जिससे ये सारे आपस में मिलते हैं वो सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे आप लोगों ने मछलियों पकड़ने वाला जाल देखा होगा या जाली जो कि हमारे खिड़की और दरवाज़ों पे लगी हुई होती है, उसके अंदर भी तमाम की तमाम तारें इस तरीके से आपस में बुनी हुई होती हैं कि अगर किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर जाना हो तो वो सारी की सारी आपस में कनेक्टेड होती हैं, कोई ना कोई रास्ता मौजूद होता है। तो नेटवर्क जो कि कंप्यूटर साइंस के अंदर डिस्कस किया जाता है, इसे भी ऐसी जगहों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है जब हमने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान में किसी किस्म की भी कोई कम्युनिकेशन करनी होती है। अब इसको फर्दर डिटेल हम पढ़ते जाते हैं और इसको देखते हैं। A computer network is a communication system in which more than one computers are joined in a way that they may share the software and hardware. कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर ऐसे आपस में ताल्लुक उनका बनाया जाता है, वो आपस में एक दूसरे के साथ डाटा, इन्फॉर्मेशन या जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकें। और इसके साथ साथ डाटा और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ वो आपस में एक दूसरे के रिसोर्सेज यानी कि हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं। हार्डवेयर के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं इंशाल्लाह वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते हैं रिसोर्सेज अमंग ईच अदर बाय यूजिंग मीडियम्स लाइक केबल्स, वायर्स एक्सेट्रा। मीडियम कहा जाता है किसी जरिए को, जैसे अब यहाँ पर दो तरीके हमारे पास नॉर्मली अवेलेबल होते हैं नेटवर्क के अंदर। एक होता है जिसको हम वायर्ड कहते हैं और एक होता है वायरलेस। ये आगे भी डिटेल के अंदर आएगा तो इंशाल्लाह हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। एवरी कंप्यूटर इन द नेटवर्क कैन ट्रांसमिट और रिसीव डाटा। नेटवर्क के अंदर मौजूद, नेटवर्क से मुराद ये है कि जब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर जो आपस में जुड़े हुए हैं, जो जिनका आपस में राब्ता है, वो तमाम के तमाम चीज़ें रिसीव भी कर सकते हैं, चीज़ों से मुराद डाटा और इन्फॉर्मेशन है, और डाटा और इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं। द नेटवर्क्स कैन बी प्लेस्ड अंडर डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर साइज एंड जियोग्राफिक लोकेशंस। नेटवर्क्स को हम जब समझने की कोशिश करते हैं तो हम उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर रखते हैं और उनकी कैटेगरीज डिपेंड कर सकती हैं कि वो कितना बड़ा नेटवर्क है या उसकी जियोग्राफिक लोकेशन कैसी है, ठीक है, कि कितने एरिया के ऊपर वो नेटवर्क है। इन बेसिस के ऊपर हम नेटवर्क्स की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। मैनी स्मॉलर नेटवर्क्स कैन बी जॉइंड टुगेदर टू मेक लार्जर नेटवर्क्स थ्रू वायर्ड और वायरलेस मीडियम गिविंग बर्थ टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मुख्तलिफ छोटे छोटे नेटवर्क्स को हम फर्दर आगे बड़े नेटवर्क के साथ तारों से और बगैर तारों के कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आगे चलकर IT के कॉन्सेप्ट को बना देती है। एंड प्रेजेंट डे अचीवमेंट्स लाइक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS, ब्लूटूथ, सेलुलर एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें भी नेटवर्क के थ्रू ही हमें मिल सकी हैं। ऑलराइट जी, सबसे पहले आता है जी कंप्यूटर नेटवर्क। अ नेटवर्क इज डिफाइंड एज एन इंटरकनेक्शन
नेटवर्क को डिफाइन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये इंटरकनेक्शन है दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स का, ठीक है। इंटर कहते हैं दरमियान में, दो चीजों के दरमियान में राब्ता करता है। इंटर कनेक्शन दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स का किस लिए किया जाता है? टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, ताकि वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, डाटा सेंड और रिसीव कर सकें, एंड रिसोर्स शेयरिंग, और अपने एक दूसरे के रिसोर्सेज भी शेयर कर सकें। रिसोर्सेज के अंदर क्या क्या आ जाता है, ये भी इंशाल्लाह भी आगे डिस्कस करेंगे। कॉमन रिसोर्सेज, अब ये खुद ही इन्होंने साथ ही बता दिया, आर प्रिंटर्स। अगर एक प्रिंटर लगा हुआ है किसी एक कंप्यूटर के साथ और वो नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल कर दिया जाए, तो बाकी कंप्यूटर भी उस एक ही प्रिंटर के थ्रू अपने प्रिंट्स ले सकते हैं। डिस्क स्टोरेज, आप नेटवर्क के ऊपर मौजूद डिफरेंट कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क के ऊपर अपना डाटा भी सेव करवा सकते हैं। एक्सेस टू द इंटरनेट, जैसे आप लोग मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपके पास किसी एक के ऊपर अगर इंटरनेट अवेलेबल होता है तो आप हॉटस्पॉट ऑन करके नेटवर्क भी शेयर, इंटरनेट भी शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ फाइल्स, डाटाबेसेस, प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, ये चीज़ें भी शेयर कर ली जाती हैं नेटवर्क की मदद से। और ये इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ कंप्यूटर्स हैं और वो दरमियान में एक सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं, लैपटॉप भी कनेक्टेड है और उसके अलावा कुछ प्रिंटर्स भी कनेक्टेड हैं। ये एक टाइप है नेटवर्क की जिसको सर्वर क्लाइंट नेटवर्क कहते हैं। ये भी इंशाल्लाह हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, फ़ायदे क्या क्या होते हैं जब आप नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। The computers connected on a network share hardware resources like printers, CD writers, DVD, CD players and hard disk, etc. तो जो हमारे पास नेटवर्क के ऊपर कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में प्रिंटर्स और डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। थ्रू नेटवर्क वन कंप्यूटर कैन शेयर सॉफ्टवेयर फ्रॉम अदर कंप्यूटर्स। नेटवर्क के जरिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं हमारे पास वो भी दूसरे कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मेंटेन सिक्योरिटी एंड परमिशंस ओवर द नेटवर्क, हम नेटवर्क के ऊपर सिक्योरिटीज भी लगा सकते हैं कि कौन कौन से कंप्यूटर हमारे डाटा को और रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते, ताकि हमारी चीज़ें महफूज रहें। मैनेज प्रिविलेज एंड राइट्स ऑफ द यूज़र्स, और ये भी सिक्योरिटी के अंदर ही आ जाता है कि हम मुख्तलिफ यूज़र्स को, नेटवर्क के ऊपर मौजूद कंप्यूटर्स को और उनको इस्तेमाल करने वालों को ऑप्शन दे देते हैं, उनको प्रिविलेज यानी कि राइट्स वगैरह देते हैं कि कौन सा नेटवर्क, कौन सा कंप्यूटर क्या काम कर सकता है और क्या काम नहीं कर सकता। अ यूज़र कैन ईजिली शेयर द फाइल्स, डाटा एंड कैन एक्सेस अदर कंप्यूटर्स, और इसी तरीके से नेटवर्क के ऊपर मौजूद लोग एक दूसरे के साथ डाटा इंफॉर्मेशन वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क। ऑलराइट जी, नेक्स्ट टॉपिक है कि कंप्यूटर जब एक नेटवर्क बनाते हैं कंप्यूटर का तो उसके अंदर क्या क्या मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ज़रूरी होती हैं। तो वो चार चीज़ें हैं जिसके अंदर सेंडर है, रिसीवर है, कम्युनिकेशन डिवाइस है और ट्रांसमिशन मीडियम है। जब आप लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर एक और पॉइंट इसके अंदर ऐड हो जाता है, दैट इज़ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स होते हैं रूल्स के जिनके थ्रू ये चारों चीज़ें आपस में काम कर रही होती हैं, वो भी आप लोगों के लेवल के ऊपर नहीं पढ़ाया जा रहा। इन्हीं को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है जी सेंडर। तो जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर नाम से ही काम पता लग जाता है। इसका जो नोमेनक्लेचर है वो इसी तरह बनाया गया है कि जिस तरह का नाम होता है वैसा ही उस चीज़ का, उस डिवाइस का काम होता है, जिससे इसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ऐसा कंप्यूटर जो कि नेटवर्क पे मौजूद है और वो किसी किस्म का कोई डाटा इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, सेंड कर रहा है, उसको हम कहते हैं सेंडर। और जिसकी तरफ वो सेंड कर रहा होता है जो कि फिर वो रिसीव करेगा तो उसको हम कहेंगे रिसीवर। और जो डिवाइस इनकी सेंडिंग और रिसीविंग को मदद देती है या जिसकी वजह से किया जाता है उसे कहते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस। और जिस मीडियम के थ्रू वो डाटा और इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है उसको कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। वो कोई तार हो सकती है, वो कोई वेव्स हो सकती हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। अब हम इसको रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। सेंडर, अ सेंडर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द डाटा ओवर द नेटवर्क। एक ऐसी डिवाइस से क्या मुराद है? कोई भी कम्युनिकेटिंग डिवाइस, कोई भी कंप्यूटेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दैट कैन बी अ मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ठीक है जी, कुछ भी हो सकता है, ये सारे कंप्यूटर ही काउंट किए जाएंगे। तो सेंडर क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा डाटा नेटवर्क के ऊपर
और सेंडर में भी अ कंप्यूटर, इन्होंने आगे बता दिया कि कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल फोन एटसेट्रा हो सकता है, जो कि नीचे कोई डायग्राम है उसमें शो भी किया जाएगा। रिसीवर क्या होता है जी? रिसीवर वो ऐसा मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप है जो कि डाटा रिसीव कर रहा होगा। रिसीवर इज अ डिवाइस विच एक्सेप्ट्स द डाटा और इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर। सेंडर ने जो कुछ भेजा था, रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है। वो प्रिंटर हो सकता है, फैक्स मशीन हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है, वो एग्जांपल्स हैं। और ये भी इसी एग्जाम्पल नीचे डायग्राम के अंदर शो की हुई है, मैं ये सारी रीड आउट करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद है जी कम्युनिकेशन डिवाइस, अ डिवाइस दैट इनकोड्स and transmits the data over the physical और वायरलेस मीडियम इज कॉल्ड कम्युनिकेशन डिवाइस। एक ऐसी डिवाइस जो कि आपके डाटा को इनकोड करता है, ऐसी हालत में कन्वर्ट करता है जिसको आगे भेजा जा सके, राइट? तो उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, जिसको इनकोडिंग कहा जा रहा है यहाँ पे, और उसको इनकोड करके आगे ट्रांसमिट कर देता है। दो किस्म के नेटवर्क्स हो सकते हैं आपके पास, फिजिकल हो सकता है और वायरलेस। फिजिकल होगा तार वाला और वायरलेस होगा जो बगैर तार के वेव्स के साथ काम करता है, वो आगे भेज देगा। जो क्या क्या हो सकती है ये डिवाइसेस? मॉडेम हो सकता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो सकता है, और भी बहुत सी डिवाइसेस हैं जो कि इंशाल्लाह हम लोग हायर क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। मॉडेम भी नीचे डिवाइस के फिगर के अंदर दिखाया हुआ है। ट्रांसमिशन मीडियम, अ ट्रांसमिशन मीडियम इज अ पाथ, ये एक ऐसा रास्ता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है सेंड और रिसीव करने के लिए डाटा। कहां से? कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू, ठीक है जी। द ट्रांसमिशन मीडियम में बी वायर्ड, अब जो मीडियम है वो तार वाला भी हो सकता है और बगैर तार वाला भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। ओवर विच द डाटा और इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड, जिसके थ्रू डाटा और इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजी गई है। वायर ट्रांसमिशन मीडियम इज शोन इन फिगर। अब हम ये फिगर देख लेते हैं। ऑलराइट जी, दिस इज आवर फिगर। अब यहां से ये एक कंप्यूटर जो है ये कोई डाटा सेंड करेगा, ठीक है, तो इसको हम सेंडर कह रहे हैं। ये डाटा सेंड करेगा, वो जाएगा एक कम्युनिकेशन डिवाइस के पास। कम्युनिकेशन डिवाइस क्या करती है? उसको इनकोड करती है, इस हालत में कन्वर्ट करती है कि उसको ट्रांसमिट किया जा सके। फिर उसको तार के ऊपर ट्रांसमिट कर दिया जाता है। वो ट्रांसमिट होता हुआ दूसरे कंप्यूटर के एंड के ऊपर पहुंचता है, रिसीवर एंड के ऊपर। वहां पर एक और कम्युनिकेटिंग डिवाइस लगी हुई है, वो उसको दोबारा डीकोड करता है। डीकोड करता है इस हालत, ऐसी कंडीशन के अंदर, इस हालत के अंदर कि उसको हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, और फिर वो कंप्यूटर के पास आ जाता है। और इस कंप्यूटर ने डाटा और या इंफॉर्मेशन रिसीव कर ली, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिसीवर, ठीक है जी। तो चारों की चारों जो कंपोनेंट्स थे हमारे वो यहाँ पर मौजूद हैं। नंबर 1 इज सेंडर, नंबर 2 इज रिसीवर, नंबर 3 इज कम्युनिकेशन डिवाइसेस, एंड नंबर 4 इज ट्रांसमिशन मीडियम, और फिफ्थ जो कि मैंने आपको बताया कि आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, और द प्रोटोकॉल्स, द रूल्स, ठीक है। ऑलराइट जी, मूविंग ऑनवर्ड, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइंट एंड सर्वर। ये एक नेटवर्क की टाइप है, ठीक है। हर नेटवर्क के अंदर we have different types of networks. Right now we are discussing client and server. इसके अंदर एक कंप्यूटर होता है, उसको हम सर्वर कहते हैं, और बाकी सारे कंप्यूटर्स को हम क्लाइंट कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्लाइंट किसको कहा जाता है और सर्वर किसको कहा जाता है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर के अंदर, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के ऊपर होता ही है कि एक ऐसा कंप्यूटर जो कि बाकी कंप्यूटर से ज्यादा ताकतवर होता है। ताकतवर कंप्यूटर ताकतवर कैसे होगा? लाइक उसकी हाइट बड़ी होगी और बड़ी बड़ी मूंछें होगी? नहीं, कंप्यूटर ऐसे ताकतवर होता है कि उसके रिसोर्सेज ज्यादा पावरफुल होते हैं। रिसोर्सेज होते हैं लाइक उसकी प्रोसेसिंग पावर, वो ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। उसकी मेमोरी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। और उसके पास रिसोर्सेज, जितने ज्यादा हैवी रिसोर्सेज होते हैं हम उतना कहते हैं कि ये कंप्यूटर उतना ही ज्यादा पावरफुल है। ऑलराइट, तो सर्वर जो है वो बाकी क्लाइंट्स की निस्बत काफी ज्यादा पावरफुल होता है, और ये बाकी तमाम क्लाइंट्स को रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा होता है। हार्डवेयर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहा होता है। ये अलाउ करता है कि उनका प्रिंटर यूज कर लें, उसकी हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा रखवा लें, उसके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर लें, उससे कोई डाटा प्रोसेस करवा के उसकी आउटपुट ले लें, वगैरह वगैरह। और क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जो कि कंपैरेटिवली सर्वर की निस्बत कम पावरफुल होते हैं, और वो अपने काम करवा रहे होते हैं सर्वर से। अब हम इसको रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि अगर हमने कोई चीज मिस कर दी है। सर्वर इज द कंप्यूटर विच ऑफर्स इट्स रिसोर्सेज एंड सर्विसेज टू द अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क डिपेंडिंग ऑन देयर राइट्स एंड प्रिविलेजेस। राइट्स एंड प्रिविलेजेस एक ही बात है कि वो क्या क्या कर सकते हैं, उनको क्या क्या काम करने की इजाजत है,
ठीक है, असाइन बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, द सर्वर कैरीज आउट द फॉलोइंग टास्क। ये कहता है कि सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि बाकी कंप्यूटर्स जो कि उस नेटवर्क पे होते हैं उनको अलाउ करता है अपने रिसोर्सेज को शेयर करना और उनके कोई काम उस बाकी कंप्यूटर्स के जो कि वो खुद नहीं कर सकते ये उनको करके दे सकता है। और ये तमाम और बाकी कंप्यूटर के ऊपर जो वो इससे काम करवा रहे होते हैं उनके पास कुछ राइट्स और प्रिविलेजेस होते हैं जो उसको कौन देता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कोई ऐसा शख्स होता है जो कि पूरे के पूरे नेटवर्क को मैनेज कर रहा होता है कि कौन सा कंप्यूटर सर्वर है, कौन सा क्लाइंट है और कौन सा कंप्यूटर क्या क्या काम करवा सकता है। लाइक वो प्रिंटर इस्तेमाल कर सकता है नहीं कर सकता, वो हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं कर सकता, इंटरनेट यूज कर सकता है नहीं कर सकता। ये हैं डिफरेंट राइट्स और प्रिविलेजेस जिसकी मैं आपको ऊपर बात बता रहा था। तो सर्वर क्या क्या काम कर सकता है, इंश्योर्स द प्रोविजन ऑफ फिजिकल एंड डाटा रिसोर्सेज टू द क्लाइंट कंप्यूटर। वो इस चीज को मेक श्योर करता है कि जो क्लाइंट वाले कंप्यूटर हैं, जो कम पावरफुल कंप्यूटर हैं, उनको इसके रिसोर्सेज मिल रहे हैं। मैनेजेस यूजर एंड कंप्यूटर अकाउंट्स टू प्रोवाइड सिक्योर एक्सेस टू इट्स रिसोर्सेज। और सॉफ्टवेयर की मदद के साथ वो इस चीज को भी मेक श्योर करता है कि जिन जिन कंप्यूटर्स को अलाउ है उसका डाटा देखना और रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना सिर्फ वही करें, बाकी ना करें, ताकि कोई गलत शख्स से मुराद ये है कि जिसका ताल्लुक नहीं है नेटवर्क से वो आकर इनकी डाटा वगैरह और बाकी चीज़ों को ख़राब ना करे। उसके बाद आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स, प्रिविलेजेस एंड रिस्ट्रिक्शन सजेस्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। और सर्वर कंप्यूटर के ऊपर ही तमाम ये सेटिंग्स लगाई जाती हैं जिसके अंदर राइट्स और प्रिविलेजेस के, जैसे ऊपर वाले पॉइंट में मैंने डिस्कस किया सिक्योरिटी की वजह से, कि कौन कौन क्या क्या कर सकता है, क्या क्या इस्तेमाल कर सकता है, नहीं कर सकता। ये तमाम की तमाम चीज़ें सर्वर के थ्रू ही मैनेज की जा रही होती हैं। क्लाइंट क्या होता है जी? क्लाइंट एक कंप्यूटर होता है, जैसे सर्वर एक कंप्यूटर था। क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि लेस पावरफुल होता है और ये डिफरेंट रिसोर्सेज और सर्विसेज सर्वर कंप्यूटर से लेकर इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है जी। The computer which uses resources of a server is called as client workstation. Workstation कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, सर्वर भी होता है वर्कस्टेशन और क्लाइंट भी एक वर्कस्टेशन होता है, सिस्टम भी कहते हैं इनको। ठीक है, the resources of a client can be shared according to the requirement. जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि सर्वर की जो रिसोर्सेज होते हैं वो शेयर किए जा सकते हैं, तो समटाइम्स क्लाइंट के भी रिसोर्सेज को शेयर किया जा सकता है। पर इस नेटवर्क के अंदर समझने वाली बात यह है कि ज़्यादातर सर्वर की ही रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। द क्लाइंट एंड सर्वर आर कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क शोज अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। फिगर 1.1, लेट्स सी वेयर इज फिगर 1.1। ये इन्हें इससे भी पहले हमने डायग्राम देखी थी, ये वाली, देयर यू गो। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास एक सर्वर कंप्यूटर है, ठीक है, और बाकी उसके साथ लैपटॉप, प्रिंटर्स और बाकी कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है। तो सर्वर कंप्यूटर के साथ आपको मॉनिटर और कीबोर्ड नहीं नजर आ रहा, क्योंकि ये एक दफ़ा जब इसकी सेटिंग करनी होती है वो आते हैं, जो भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो इसके साथ अपना कीबोर्ड लगाते हैं और कोई छोटी सी मॉनिटर स्क्रीन भी लगा के इसकी सेटिंग्स करके इसको छोड़ देते हैं और ये हर वक्त चलता रहता है। और इसके साथ डिपेंडिंग ऑन अपॉन इट्स पावर मुख्तलिफ कंप्यूटर्स, मुख्तलिफ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि जो कम पावर वाला सर्वर होगा उसके साथ 8 लग जाएंगे, 9 लग जाएंगे। इसी तरह जिनकी ज़्यादा पावर होती जाती है उनके साथ ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अटैच हो जाते हैं और फिर हो सकता है इनमें से कोई ना कोई ऑन हो। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये 24/7 चलते ही रहते हैं, मतलब हर वक्त चलते रहते हैं, ये बंद नहीं किए जाते। आप लोगों के लेवल के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर इसके अलावा भी इफ़ देयर आर एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड तो आप लोग बिला झिझक मुझसे पूछ लिया करें। ऑलराइट जी, सर्वर देख लिया हमने। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। A network may vary from one another based on the number of computers attached to it and the area it covers. अब उन्होंने कहा कि जी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि नेटवर्क को हम समझने के लिए उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं और उसको डिवाइड करते हुए जिन चीज़ों को हम मद्देनजर रखते हैं वो हैं कि उसके साथ कितने कंप्यूटर्स अटैच हो रहे हैं और दूसरा ये कि वो कितने एरिया के ऊपर उनका नेटवर्क फैला हुआ है। तो इन दो चीज़ों को जहन में रखते हुए अगर जब हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को डिवाइड करते हैं तो हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उनको कहा जाता है लैन, मैन और वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क।
लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल से मुराद है कि वो एक छोटी सी जगह के ऊपर बनाया जाता है और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी थोड़े होते हैं। मेट्रोपॉलिटन होता है जो एक छोटे या एक तकरीबन बड़े शहर तक पूरे पे शहर में फैला हुआ होता है, उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कह दिया जाता है। और जाहिर सी बात है जो पूरे शहर में फैलेगा उसके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लैन की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क ऐसा होता है जो एक या दो से ज़्यादा मुल्कों के अंदर फैला हुआ हो या पूरी दुनिया के ऊपर फैला हो, जैसे इंटरनेट है। ऑलराइट जी, तो अब हम इनको फर्दर डिस्कस करते हैं। लैन, द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स कन्फाइंड इन अ बिल्डिंग इज कॉल्ड अ लैन नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो किसी एक ही बिल्डिंग के अंदर हो, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, ठीक है, ऐसी किसी जगह के ऊपर कोई एक नेटवर्क होगा, ठीक है, और बाहर किसी नेटवर्क से वो कनेक्टेड नहीं है, तो इसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो मुख्तलिफ छोटी छोटी कंपनीज जो हैं उनके अंदर लैन बनाया जाता है ताकि तमाम वो एक दूसरे से फ़ायदा उठा सकें, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। वो तमाम फ़ायदे जो कि अब ऊपर हमने पढ़े थे, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या फ़ायदे मजीद इससे हो सकते हैं। फाइल एंड डाटा शेयरिंग, फिजिकल रिसोर्सेज शेयरिंग। फाइल एंड डाटा आपको पता है, डाटा जो कोई आपस में आप काम कर रहे हैं वो शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर मैंने आपको बताया हार्ड डिस्क है, प्रिंटर है, इंटरनेट है, ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं। आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। एप्लीकेशन शेयरिंग मतलब सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं तो एक जैसे सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर सकते हैं। यूजर ऑथेंटिकेशन एंड मैनेजमेंट, सिक्योरिटी को मैनेज किया जा सकता है कि कौन कौन क्या क्या काम कर सकता है और बाहर के लोग इंटरफेयर ना करें। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिविलेजेस, permissions and restrictions in order to ensure controlled access and security of the computer। और ये भी हम इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं कि कौन सा कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है। जैसे जो मैंने आपको सर्वर क्लाइंट की दफ़ा बताया था कि क्लाइंट जो है वो क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर सकता, इनके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ लैन, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान होता है। इम्प्लीमेंट का मतलब है इसको बनाना, ठीक है, नेटवर्क को बनाना, इम्प्लीमेंट करना आसान है। रिमोट एक्सेस एंड शेयरिंग, एक जगह से बैठकर दूसरी जगह आप आपस में बड़ी आसानी से पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा वगैरह शेयर कर रहे हैं, रिमोट एक्सेस हो गया। लो कॉस्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी जगह के ऊपर होता है तो जाहिर सी बात है आपके पैसे भी कम लगते हैं। रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि ये एक ही बिल्डिंग के अंदर मुहित होता है तो बाहर के लोग, बाहर के नेटवर्क वाले बहुत मुश्किल से आपको तंग करेंगे, डाटा नहीं चुराएंगे और आपका ये सारा मामला। फास्ट कम्युनिकेशन एंड डाटा ट्रांसमिशन, क्योंकि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कम होंगे और क्योंकि हम छोटी सी बिल्डिंग के ऊपर ही काम कर रहे हैं तो हमारी कम्युनिकेशन बहुत तेज़ होगी और डाटा भी बड़ी आसानी से आ जाया करेगा। एडिशन ऑफ न्यू कंप्यूटर्स टू नेटवर्क इज़ ईजी, और नए कंप्यूटर्स भी इसके अंदर ऐड करना आसान होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? इफ़ सर्वर इज़ डाउन ऑल क्लाइंट्स आर अफेक्टेड। अच्छा, बाय द वे दिस डिसएडवांटेज इज़ बेसिकली जब हम जो उसके अंदर टोपोलॉजी है वो सर्वर क्लाइंट लेंगे तब ये वाला डिसएडवांटेज होगा, पर हर दफ़ा हम सर्वर क्लाइंट नहीं भी बनाते। हमारे पास और भी कुछ तरीके होते हैं जो कि इंशाल्लाह हम फर्दर अपनी स्टडीज़ के अंदर देखेंगे कि हमारे पास नेटवर्क बनाने के और भी तरीके होते हैं। तो वहाँ पर अगर सर्वर क्लाइंट हमारा हुआ तो सर्वर ख़राब हुआ तो बाकी सारे कंप्यूटर भी ख़राब हो जाते हैं, मतलब नेटवर्क ख़राब हो जाता है। कंप्यूटर ख़राब होने से मुराद है नेटवर्क ख़राब हो जाता है। लैन रिक्वायर्स मेंटेनेंस, और एक डिसएडवांटेज इन्होंने ये दिया है कि इसको ठीक करना पड़ता है, तो दुनिया के हर नेटवर्क को ठीक करना पड़ता है, पर उन्होंने डिसएडवांटेज के अंदर कुछ तो लिखना था। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन बेसिकली एक ऐसे शहर को कहा जाता है जिसके पास अपना पुलिस स्टेशन हो, अपना हॉस्पिटल हो, एक छोटी सी अदालत हो, उसको मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है। यहाँ पर एक ऐसा नेटवर्क जो कि एक अच्छे छोटे से शहर के अंदर, छोटे से नहीं मतलब एक अच्छे प्रॉपर शहर के अंदर फैला हुआ हो, इतने बड़े नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जा रहा होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज द इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल लैंड्स, इसके अंदर हम एक से ज्यादा लोकल एरिया नेटवर्क्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं विद इन अ सिटी एंड समटाइम्स इन मोर देन वन सिटी एज वेल, और ये कुछ एक शहर या एक से ज्यादा शहरों के अंदर भी हो सकता है। अ सिंपल एग्जांपल ऑफ मैन इज द टीवी केबल नेटवर्क, तो इसकी एक छोटी सी मिसाल उन्होंने दी है। जो हमारे पास जो टीवी के ऊपर केबल लगी हुई है ना, ये भी बेसिकली कम्युनिकेशन होती है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, तो ये भी नेटवर्क के अंदर आता है। तो इसको जब हम कैटेगराइज करते हैं नेटवर्क्स के अंदर तो ये आता है मैन के अंदर, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर ये आता है। ये नीचे इन्होंने एक डायग्राम देके समझाया हुआ है कि ये हमारे पास एंटेना है, इसका एक हेड एंड बनाया हुआ है, इंटरनेट भी इसको दे रहे हैं और हमारे पास मुख्तलिफ घरों के अंदर ये प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ पर इन्होंने जंक्शन बॉक्सेस बनाए हुए ताकि यहाँ से फर्दर इसको कम्युनिकेट करवाया जा सके। ये डायग्राम है फॉर मैन, केबल टीवी के लिए दी जा रही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सबसे बड़ा
सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क. द टर्म वाइड एरिया नेटवर्क इज यूज्ड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क विच स्प्रेड्स ओवर अ वास्ट जियोग्राफिकल एरिया. जियोग्राफिकल एरिया पे डिपेंड करता है, जो कि काफ़ी बड़ा हो. कितना बड़ा हो? जो एक से ज़्यादा मुल्कों के अंदर और कॉन्टिनेंट्स, बड़े आज़मों के अंदर फैला हुआ हो, मतलब पूरी दुनिया के अंदर. और इसकी बेस्ट एग्जांपल इंशाल्लाह, वैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल होती है इंटरनेट. द डिस्टेंस बिटवीन कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन अ वैन इज वाइडर. ये बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फैले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा. दस द ट्रांसमिशन मीडियम यूज्ड आर नॉर्मली टेलीफोन लाइंस, सैटेलाइट लिंक्स एंड अदर एग्जिस्टिंग डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम. तो इसके अंदर जब डाटा आपस में कम्युनिकेट करवाया जा रहा होता है तो टेलीफोन लाइंस को इस्तेमाल किया जा रहा होता है, क्योंकि वही सारी दुनिया में फैली हुई हैं. और इसके साथ साथ वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी इस्तेमाल किया जाता है. मिसाल के तौर पर PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन सिस्टम जो है, वो एक एग्जांपल है वैन की, क्योंकि इसके जहाँ जहाँ ऑफिस होंगे पूरी दुनिया के अंदर, वहाँ वहाँ इसका नेटवर्क होगा. द नेटवर्क कनेक्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ARPANET is another example of WAN. This network connected more than 40 universities and institutions in USA and Europe. Alright, G advantages. 24 hours remote access is required to companies' data रिसोर्सेज. ये 24 घंटे के लिए ये अवेलेबल होते हैं और ये आपस में डाटा कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं. फास्ट, एफिशिएंट एंड चीप मींस ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एंड नेट मीटिंग्स एक्सेट्रा. और इसकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े एक्सपेंसिव काम थे, अब वो काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल अभी ये जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ऑनलाइन आपको लेक्चर दे रहा हूँ, अदरवाइज़ क्या होता है कि जी आपको प्रॉपर आना पड़ता है स्कूलों के अंदर और वहाँ पर बैठ के पढ़ना पड़ता है. इसी तरीके से अभी तो हम किसी मजबूरी की वजह से सारा मामला कर रहे हैं, पर हमारी मजबूरी ये भी हो सकती है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, या लोग बहुत ज़्यादा दूर हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर उनके ऑफिसर्स अगर किसी और कंट्री के अंदर बैठे हुए हैं, तो या तो आप उनको लाखों रुपया देकर अपने पाकिस्तान बुलाएं, या दूसरी बात यह कि आप उनसे ऑनलाइन नेटवर्क के ऊपर पढ़ लें, तो वो तो बहुत ज़्यादा आसान होगा जी. रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि अभी मैंने आपको एक मिसाल दी. ट्रैवलिंग, स्टेशनरी, ऑफिस कीपिंग, ये सारी की सारी चीज़ें नेटवर्क की वजह से बच जाती हैं. ये एक एग्जांपल दी हुई है इन्होंने वाइड एरिया नेटवर्क की, जिसके अंदर सर्वर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और पूरी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लोग नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं और डाटा इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं. डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं? सेटिंग अप अ वैन इज एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड. वैन बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और काफ़ी ज़्यादा महंगा है. अब तो आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, पर अगर आप इंटरनेट के अलावा खुद से अपना कोई वाइड एरिया नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि आप कहते हैं कि जितने भी FG स्कूल पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो सारे इंटरनेट के अलावा डायरेक्टली किसी अपने ज़ाती नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हों, तो हमें अलग से तार बिछानी पड़ेगी और वो सारा कुछ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, ठीक है जी, और मुश्किल भी हो जाएगा. अदरवाइज बेस्ट सोल्यूशन क्या है, जो कि ऑलरेडी हम यूज़ करें, कि हम इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें. लार्जर द नेटवर्क, जितना बड़ा नेटवर्क होता जाएगा उतना ज़्यादा महंगा भी होता जाएगा, मुश्किल भी होता जाएगा. सिक्योरिटी इज़ द रियल थ्रेट व्हेन डिफरेंट पीपल हैव एक्सेस टू यूज़ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर कंप्यूटर्स. सबसे बड़ा इसके अंदर मसला ये आ जाता है सिक्योरिटी का, कि जब आपके पास हज़ारों बल्कि लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर यूज़र्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटीज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाती हैं. बहुत ज़्यादा लोग नेटवर्क पे अवेलेबल हैं, तो वो आपके किसी डाटा इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से चोरी ना कर लें और गलत इस्तेमाल ना कर लें. प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर एंड वायरसेस एड मोर एक्सपेंसेस. इसी तरीके से आपको फिर ज़्यादा सिक्योर रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ लगानी पड़ेंगी, एंटीवायरसेस इस्तेमाल करने पड़ेंगे, वो भी एक तरह का ख़र्चा भी है और चीज़ें मुश्किल भी होती जा रही हैं. वंस setup, maintenance of a network is a full-time job which requires network engineers and technicians to be hired. और जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा होता जाता है और आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड आप फैलता जा रहा है नेटवर्क, तो हमें प्रॉपर ऐसे लोग चाहिए होंगे जिनको ये नेटवर्क अंडरस्टैंड करने आते हैं, ठीक करने आते हैं, प्रॉपर टेक्नीशियंस चाहिए होंगे. तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है. उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कम्युनिकेशन डिवाइसेस. ये हम लोग जब कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क को डिस्कस करें तो उस वक्त हमने कम्युनिकेशन डिवाइसेस को डिस्कस किया था, पढ़ लिया था कि ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि हमारे डाटा को इस काबिल करती हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, और अगर कहीं से आ रहा है तो हम उसको रिसीव कर सकें, या अगर हमारे पास है तो हम इसको सेंड कर सकें. उसके लिए हम कुछ डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं. हम इसको रीड आउट करते हैं. कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर द डिवाइसेस यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव डाटा एंड सिग्नल्स. हम डाटा
भेजते भी हैं, लेते भी हैं और सिग्नल्स भी भेजते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ डाटा बाय सेंडर डिवाइस इनटू अ सुटेबल फॉर्म फॉर द ट्रांसमिशन ऑन द नेटवर्क। वो क्या करती है कम्युनिकेशन डिवाइस, उसको डाटा जो भेजा जा रहा है नेटवर्क के ऊपर, उसको इस कंडीशन के अंदर चेंज करती है, इस हालत के अंदर चेंज करती है कि वो भेजा जा सके। क्योंकि आपको पता है जब फॉर एग्जांपल आप एक तस्वीर किसी को शेयर करते हैं, सेंड करते हैं, तो क्या आपको वो तस्वीर कहीं पे जाती हुई नजर आती है? नहीं ना नजर आती। तो उसको तस्वीर को पहले किसी ऐसी फॉर्म के अंदर, सिग्नल की फॉर्म के अंदर चेंज कर लिया जाता है, फिर भेजी जाती है, जिसको हम कहते हैं इनकोडिंग। याद है मैंने आपको, जब मैं आपको बता रहा था कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में, तब मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है। इसी तरीके से जब वो दोबारा वापस पहुंचता है रिसीविंग के लिए, तो वहां पर उसको डिकोड किया जाता है, ठीक है, ताकि उसको दोबारा ऐसी हालत में चेंज किया जा सके कि कंप्यूटर भी उसको अंडरस्टैंड कर सके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसको कंप्यूटर भी अंडरस्टैंड करे। सम कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर डायल अप मॉडेम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये बहुत ज़्यादा पुरानी डिवाइसेस हैं और पर आपके लेवल पे हम यही पढ़ेंगे। डायल अप मॉडेम क्या होता है? डायल अप मॉडेम इज अ डिवाइस दैट अलाउज द यूजर्स टू कनेक्ट कंप्यूटर यूजिंग टेलीफोन लाइन्स। अब आपको पता है कि अब तो टेलीफोन लाइन्स ऑलमोस्ट नहीं इस्तेमाल हो रही, हम मोबाइल के थ्रू भी नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट हो जाते हैं और हमारे पास डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी होती हैं। पर पहले नॉर्मली हमारे पास होती थी, अभी भी जो PTCL वाले हैं वो डायल अप मॉडेम्स को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। डायल अप मॉडेम्स तो नहीं है, उन्होंने भी राउटर्स ले लिए हुए हैं, तो उनसे पहले डायल अप मॉडेम्स इस्तेमाल होते थे ताकि नेटवर्क के ऊपर इंटरनेट वगैरह एक्सेस किया जा सके। द कम्युनिकेशन डिवाइसेस थ्रू मॉडेम टेक्स प्लेस बाय ट्रांसफरिंग डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स। तो ये मॉडेम क्या करता था? ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता था और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता था। द मॉडेम कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल। जब मॉडेम डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता था ताकि उसको तार के ऊपर रख के दूसरी दूर जगह के ऊपर भेजा जा सके, क्योंकि डिजिटल सिग्नल ज्यादा दूर तक मूव नहीं कर सकते, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन। इसी तरीके से जब दूसरी डिवाइस के पास पहुंच जाता है, वहां पर एक और मॉडेम लगा हुआ होता है, वो क्या करता है? उस एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करता है, उसको कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। उसे कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। तो इसका नाम पड़ गया मॉडेम। तो पहले वाला जो मो है मॉड्यूलेशन से निकलता है और DEM से उसका डीमॉड्यूलेशन बन जाता है। लाइक इस यूजर ने कुछ भेजना है, इसके पास डिजिटल सिग्नल थे, तो यहाँ पर मॉडेम होगा, वो उसकी मॉड्यूलेशन करेगा और उसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे भेज देगा। जब वो आगे जाएगा, जब करीब पहुंचेगा तो दोबारा वहाँ पर मॉडेम मौजूद होगा, वो मॉडेम क्या करेगा? उसकी डीमॉड्यूलेशन करेगा और दोबारा से एनालॉग से उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और दूसरे कंप्यूटर के पास जो कि रिसीविंग एंड है, डाटा पहुंच जाएगा। ठीक है जी, ये लिखा हुआ भी है, मॉड्यूलेट, डीमॉड्यूलेट। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है और इसे भी आपने बनाना सीखना होगा। लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, डायल अप मॉडेम की? इसकी स्पीड स्लो होती है, टेलीफोन लाइन के बगैर ये काम नहीं करता, ठीक है जी। ये इस फोन कॉल्स और जब जिस वक्त आप मॉडेम के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं नेटवर्क के ऊपर, तो उस वक्त टेलीफोन लाइन सिर्फ यही काम कर रही होती है, वो टेलीफोन के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकती। टेलीफोन केबल्स आर वीकर टू सिग्नल डिस्टॉर्शन एंड नॉइज। और टेलीफोन लाइंस के ऊपर आपका डाटा बड़ी आसानी से ख़राब भी हो सकता है। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि ये हमारे पास काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, इस वक्त ये तकरीबन ऑब्सोलीट हो चुका है। ऑब्सोलीट का मतलब है ख़त्म हो चुका है, अब इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद आता है जी NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कि ये एक ऐसा कार्ड होता है जो कि हर कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ होता है जिसको आपने नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट करवाना होता है। तो पहले तो ये अलहदा से लगाया जाता था, अब ये लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के अंदर बिल्ट इन होता है। बिल्ट इन से मुराद ये होती है कि जो कंपनी ने पहले से ही उन चीज को कंप्यूटर के अंदर लगा दिया हुआ है, आपको अलहदा से नहीं लगाना पड़ता, तो उसको कहते हैं बिल्ट इन जी। अब इसको रीड आउट करते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये इसकी तस्वीर दी हुई है, बहुत पुराना है, अब इस्तेमाल नहीं होता। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट। ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है दैट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क, जो कि कंप्यूटर को किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द पर्पज ऑफ द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज टू प्रिपेयर, सेंड एंड कंट्रोल डाटा ऑन द नेटवर्क। तो डाटा को प्रिपेयर करना, भेजना और सारे मामलात को कंट्रोल करना। इट मॉनिटर्स द फ्लो ऑफ डाटा, कि डाटा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, उसको भी हैंडल करता है। इट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्स द डाटा
coming from the network into digital form so that data can be used by different network devices such as computers, printers etc. और जो डाटा इसके पास आ रहा होता है उसको भी ये हैंडल कर रहा होता है और उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर प्रॉपर ठीक तरीके से देख रहा होता है ताकि बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी उसको इस्तेमाल कर सकें. इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क कार्ड, इंटरनेट कार्ड और लैन कार्ड. इसके साथ साथ इसको नेटवर्क कार्ड, इंटरनेट कार्ड और लैन कार्ड भी कहा जाता है. नाउअडेज वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, अब जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो हमारे पास WNIC है जो कि वायरलेस है. वो पहले जो हमने तस्वीर देखी थी उसके अंदर तार के साथ कनेक्ट किया जाता था. ये तार में यहाँ पर तार लग जाती है, ठीक है, जबकि और यहाँ पे भी तार लग जाती है, ठीक है. और अब जो आपके पास आ रहा है वो वायरलेस होता है, उसमें एंटेना होता है, ठीक है, उसके थ्रू डाटा कम्युनिकेट किया जाता है. यूज रेडियो वेव्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, और वो रेडियो वेव्स इस्तेमाल करता है डाटा को सेंड करने के लिए. और जी आज का आपका लेक्चर यहीं तक है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम, जिसके अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं. बाकी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने करने होंगे, वो भी एंड के ऊपर आपको शो कर देते हैं. वो क्वेश्चंस आप देख लें और उसके आंसर्स आपने मुझे सेंड करने हैं. थैंक यू वेरी मच.